बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, तगड़े होंगे, अच्छे होंगे बेटा। सो स्टार्ट करते बेटा। पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, बिना टाइम वेस्ट करते हो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही है? मैंने पूछा नहीं, आई होप आ ही रही होगी। पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कहा क्या क्या पढ़ा था बेटा? हमने सबसे पहले पढ़ा था नर जनन अंग एंड्रोशियम में पुमंग, जो किससे बना हुआ था? पुंकेसर से बना हुआ था। पुंकेसर जो था वो 2 पालियों से बना हुआ था। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ थे। दोनों कोष्ठों के बीच में से एक लंबवत क्या गई थी सर? दरार गई थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि भैया यहां पर एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक थे, 2 कोष्ठक थे, बीच में संयोजी था। फिर एक कोष्ठक की हम लोगों ने जब संरचना देखी थी, इसे एक कोष्ठक में टोटल 4 स्तरें पाई जा रही थी। बीच में ऊतक पाया जा रहा था। ऊतक का नाम था बीजाणुजन ऊतक, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बना हुआ था। ये स्तरें पाई जा रही थी। ये स्तरों का कार्य क्या था, ये हम लोग सारा देख चुके थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये 3 स्तरें जो है स्फुटन और ये 3 स्तरें स्फुटन और साथ साथ प्रोटेक्शन में मदद कर रही थी। टैपेटम जो है पोषण प्रदान कर रही थी। एक से ज्यादा इसमें केंद्रक पाए जा रहे थे। हमने फिर लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क या 4 लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कहला रही थी? लघु बीजाणु जनन कहला रही थी। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। फिर ये जो 4 लघु बीजाणु बने थे, चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते, कैलोस भित्ति से घिरे हुए थे। हाँ जी, ये 4 लघु बीजाणु जो थे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करता है सर? प्रत्येक लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा है मेरे भाई? परागकण का निर्माण करता है। ठीक है जी, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब हमें यहां पर इस परागकण की संरचना की बात करनी है, लेकिन परागकण की संरचना देखने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, यस, करें कुछ क्वेश्चंस करते बेटा। पहला क्वेश्चन फटाफट करेंगे, पोल आता हुआ। ऑलरेडी बता दिया साक्षी सुजन। ओरिएंटेशन सेशन देखिए बेटा, क्लास में बार बार एक ही चीज रिपीट करता रहूंगा कि डीपीपी कहां मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक कहां मिलेंगे। हर एक बच्चे को बार बार एक ही चीज बार बार बतानी पड़ेगी, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा? यस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परागकणों की एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। एक्साइन कौन होती है? बाह्य चोल होती है जो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। कई प्रजातियों के परागकण गंभीर एलर्जी का कारण बनते हैं। तरल नाइट्रोजन में संग्रहित परागकणों का उपयोग फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। टैपेटम पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। सर हमको ये 3 चीजें नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपको चौथी चीज पता है? आपने ये तो पढ़ लिया, टैपेटम पढ़ लिया था। हाँ सर हमने अभी ये नहीं पढ़ा, आएगा, ये भी आएगा, लेकिन आपने ये तो पढ़ लिया था। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको इतना ज्ञान तो हो गया कि टैपेटम जो है क्या वो स्फुटन में कहीं मदद कर रही थी? क्या नहीं कर रही थी? टैपेटम स्फुटन में मदद नहीं कर रही थी। जब नहीं कर रही थी तो जो गलत हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4th हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, सर एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को हमने पीएमसी बोला था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को हम एमएमसी भी बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। टैपेटम की विशेषता क्या है? कर लिया? यस, पोल आ गया, आंसर कर दिया। अरे यार भाई, एक बार पोल पर ध्यान देना, एक बार ना मैं भूल जाता इधर। पोल आ गया, आंसर करेंगे फटाफट बेटा। टैपेटम की विशेषता क्या है? आई होप सभी ने कर लिया होगा। यह भोजन को संग्रहित नहीं करती है, बिल्कुल गलत है। स्टोर करेगी तभी तो देगी ना, भोजन तो इसके अंदर भी होगा। यह बहुकेंद्रकीय होती है, हाँ जी। यह बहुस्तरीय संरचना होती है, गुरु बीजाणु को पोषण देती है। नहीं सर, पोषण देती तो है। अरे गुरु बीजाणु को कहां से देती है? गुरु बीजाणु तो मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ये नहीं होएगा, लघु बीजाणु था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सेकंड हो जाएगा कि ये बहुकेंद्रकीय संरचना होती है। नेक्स्ट,
पराग थैली को हम पराग पुट्टी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। पराग थैली को पराग पुट्टी भी बोलते हैं। सिंपल है। इनमें से कौन फैलकर पराग पुट्टी बना रही थी? किसने बनाई थी पराग पुट्टी? कौन किसमें कन्वर्ट हुआ था? सर लघु बीजाणु धानी पराग पुट्टी बनाई थी। तो लघु बीजाणु धानी जो है यही आगे चलकर किसका निर्माण करी थी? सर पराग पुट्टी का या पराग थैली का निर्माण करी थी। तंतु थोड़ी ना करा था, टैपिटम थोड़ी ना करी थी, एंडोथीशियम थोड़ी ना करी थी, लघु बीजाणु धानी करी थी। नेक्स्ट, सिंपल सा है, फटाफट करेंगे बेटा इसको। इनमें से कौन लघु बीजाणु धानी की भित्ति परत नहीं है? लघु बीजाणु धानी की भित्ति परत नहीं है, लघु बीजाणु धानी की परत नहीं है भाई। एंडोथीशियम थी, हाँ सर थी। टैपिटम थी, हाँ थी। मध्य परत थी, हाँ थी। बीजांडकाय था क्या? नहीं सर। बीजांडकाय कहां से आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों कर दीजिए आकाश एवरीवन? क्यों करना है तुमको? क्या करना है आकाश एवरीवन करके? मेरे को एक बात बताओ। नहीं कर रहा मैं एवरीवन, बातें करने आया आकाश यहां पर। रोज तुम्हारा एक ही कमेंट होता है, सर एवरीवन कर दीजिए। क्यों? तुम पढ़ने आए हो, बातें करने आए हो बेटा क्लास में? बेटा फिर गौहर वो आप अपने टीचर से कहिएगा बेटा एक बार कि इंग्लिश में अगर वो वर्ड बता दे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। यस, टैपिटम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना था। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, यह सघन कोशिका द्रव्य की होती है, यह लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक भित्ति होती है, कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है। सीधी सी बात है, कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, एक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, मैच करिएगा। यस, बीजाणुजन ऊतक जो होता है, बीजाणुजन ऊतक किससे कवर्ड था? सर 4 स्तरों से आवृत था। लघु बीजाणु चतुष्क जो था वो कौन था? सर 4। लघु बीजाणु जनन जो था उसमें पीएमसी से यानी पॉलन मदर सेल से सूक्ष्म बीजाणुओं द्वारा मियोसिस का निर्माण लघु बीजाणु जनन था। पराग कणों को पोषण टैपिटम दे रही थी। लघु बीजाणु चतुष्क जो था 4 कोशिकाओं का समूह था। बस आंसर आ जाएगा ए का 3, ए का 3, 2 का 2, ए का 3, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड यही किया था मैक्सिमम बच्चों ने। क्या यार, इसमें क्यों गलती कर दी भाई? इसमें क्यों गलती कर दी मेरे भाई? नेक्स्ट, सर पोल का टाइम कम है, 30 सेकंड कम है। 30 सेकंड कम होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए बेटा। आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो।
मेरे ख्याल से इसमें 30 सेकंड से तो कम टाइम लगा होगा। आपसे पूछा था कि बताओ कौन सा गलत है, आपने पहला कथन पढ़ा, पहला कथन पढ़ते ही आपको लगा रही है तो गलत है। बीजाणु जनुता की जो लघु बीजाणु चतुष्क बनने के लिए आपने समसूत्री विभाजन कराया था या अर्धसूत्री विभाजन कराया था? सर अर्धसूत्री विभाजन कराया था। अरे लघु बीजाणु आपने क्या समसूत्री विभाजन से बनाए थे क्या? अर्धसूत्री से बनाए थे, तो सरासर गलत है। बीजाणु जनुता की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्क उत्पन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। लघु बीजाणु 4 लघु बीजाणुओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं जो पराग कोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अरे देखते ही पहला समसूत्री विभाजन नहीं था, क्या कराया था हमने? अर्धसूत्री विभाजन कराया था। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, कर लिया बेटा? सिंपल। ये क्वेश्चन पूछा था 4 दीवारें होती हैं जिनमें से कौन सी दीवार है जो सुरक्षा का और स्फुटन में मदद करती है? हम बोलते हैं सर आप बाहर की जो 3 है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया, लेकिन कुछ भोंदू लाल है। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस कर दिया और मीजोकार्प कर दिया। अरे फल के अंदर होती है मीजोकार्प। एपिडर्मिस एंडोथीशियम सर एरिल भी कर दिया। ये भोंदूलाल कौन थे जिन्होंने एरिल किया है? ये कौन थे? नहीं सर, हाथ खिचक गया था हमारा, ऊपर की तरफ सरक गया था। एरिल अभी दिखाऊंगा, आज की क्लास में दिखा दूंगा। एरिल जो होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है जो लीची में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें 1 मिनट का समय देना, दे दो। ये चैप्टर आएगा मोनिका, ये जो चल रहा है ना बेटा, यही वाला चैप्टर। कर लिया बेटा सभी ने? आई होप कर लिया होगा। सभी ने कर लिया है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर कर दिया है, लेकिन कुछ और बच्चे भी हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कितने कथन सही है? परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है जिसके कोनों पर 4 लघु बीजाणु धानी होती है। प्रत्येक पाली में 2 होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। परागकोश जो था वो एक चतुष्कोणीय संरचना थी। यहाँ 4 कोण थे जिसमें जिसके कोनों पर क्या मिल रही थी सर? 4 लघु बीजाणु धानी मिल रही थी। प्रत्येक पाली में 2 मिल रही थी, एक पाली में 2 मिल रही थी। सही है। लघु बीजाणु धानी और अधिक विकसित होती है और परागपट्टी बना देती है। यही हमने पढ़ा था। लघु बीजाणु धानी आगे चलकर किसका निर्माण करती है? परागपट्टी का। जब लघु बीजाणु थे तो लघु बीजाणु धानी, आगे चलकर लघु बीजाणु परागकण में बदले तो परागपट्टी। एक लघु बीजाणु धानी 4 परत वाली दीवार से घिरी होती है जिसमें से 3 सुरक्षात्मक होती है और 1 पोषक होती है। बिल्कुल ठीक है। 4 स्तरों से घिरी हुई थी जिसमें से 3 जो थी वो सुरक्षा दे रही थी। स्फुटन नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा दे रही थी ना 3, हाँ। और 1 जो थी वो पोषक थी। बिल्कुल ठीक। पोषक परत घने जीव द्रव्य से भरी होती है और उसमें 1 से अधिक केंद्रक होते हैं। और वो कौन थी सर? टैपिटम थी। यही तो डेफिनेशन थी टैपिटम की। पोषक परत होती है, घना जीव द्रव्य होता है, 1 से ज्यादा केंद्रक होते हैं। तो चारों की चारों स्टेटमेंट जो थी वो आपकी सही थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, सर फल के खाने वाले पार्ट को एरिल कहते हैं। नहीं बेटा, एरिल जो होता है वो सभी में नहीं पाया जाता, केवल लीची में पाया जाता है। एरिल एक तीसरा अध्यावरण माना जाता है।
खाने वाला भाग होता है लीची का वो एरल होता है, सभी फलों का नहीं होता है। लीची फल का खाने वाला भाग जो होता है उसको हम एरल बोलते हैं। लघु बीजाणु जनन के दौरान क्या होगा? लघु बीजाणु जनन के दौरान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो बीजाणु जन ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होते हैं। आपने लघु बीजाणु चतुष्क नहीं बनाया था? कहां पर? बीजाणु जन ऊतक में के द्वारा हुआ था। बीजाणु जन ऊतक जो था उन्हीं की लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाई थी? लघु बीजाणु। परागकण स्पोरोजीनस ऊतक में समसूत्री विभाजन द्वारा तो हुआ ही नहीं था। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद में विकसित हुए थे। क्या ये लघु बीजाणु जनन था? नर युग्मकोद्भिद में विकसित हुए थे। लघु बीजाणु का परागकण में बदलना, क्या ये लघु बीजाणु जनन था? नहीं जनाब। नर युग्मक परागकण द्वारा उत्पन्न होते, क्या ये लघु बीजाणु? अरे सीधा सीधा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण। हाँ जी सर, लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद में मेल गैमेटोफाइट में विकसित होते हैं। बेटा इसको हम लघु बीजाणु जनन नहीं बोलते, इसको हम परागकण निर्माण बोलते हैं या लघु बीजाणु का परिवर्धन बोलते हैं, लघु बीजाणु का विकास बोलते हैं। ये जो पीछे हेडिंग दी हुई है ये वाली लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन, ये लघु बीजाणु परागकण में बदला था। क्या आपने इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन बोला था? स्नेहा केशरी जरा सोचो, क्या यहां से यहां तक की प्रक्रिया को आपने लघु बीजाणु जनन बोला था या ये लघु बीजाणु जनन था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चतुष्क का निर्माण, ये था लघु बीजाणु जनन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर है। चलिए जनाब, ये थे 10 क्वेश्चन। कल आपसे वादा किया था कि 10 क्वेश्चन कराएंगे, ये 10 क्वेश्वन करा दिए हैं। ठीक है, इनमें से 10 क्वेश्चंस में से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, मीडियम लेवल के थे। बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे इजीएस्ट थे। ठीक है, क्या थे? बाकी सारे जो थे वो इजी थे। 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो मीडियम लेवल के थे, टफ एक भी नहीं था। सर टफ कब कराएंगे? एक बालक बोला सर आपने बोला था एडवांस लेवल। अरे रोज एडवांस लेवल थोड़ी ना कराऊंगा, समझना। एडवांस लेवल मींस क्या होता है? आपने बायो का पेपर देखा, 90 क्वेश्चन थे, क्या 90 के 90 एडवांस थे क्या? नहीं ना, 90 के 90 एडवांस नहीं थे ना, सारे के सारे टफ नहीं थे ना। जो इजी वाले थे उनको भी तो करना पड़ेगा, उनकी भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एडवांस लेवल देखना है तो आपको, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर जो था उसका जो टेस्ट हुआ था उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाल दिए थे। ठीक है, ऐसे ही इस चैप्टर का जब टेस्ट होगा तो उसमें भी एडवांस लेवल टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आइए अभी थोड़ा सा पढ़ाई करते बेटा। यहां तक की बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई थी। ये हमने परागकण का निर्माण किया था। अब इस परागकण की संरचना को हमें देखना, ये परागकण है, इसकी संरचना को देखना। थोड़ी देर के लिए बातें बंद करेंगे क्योंकि बातें इतनी आपसे करा लो कि जितनी कोई कमी ना हो। ठीक है, तो आइएगा जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यस, क्या चाहिए भैया आपको बताएंगे जरा, थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, कर सकते हैं? शांति से आप सुनेंगे या मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी? बंद कर दूं चैट ताकि पूरा का पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर हो? चलो ये आइए, किसकी बात कर रहे बेटा? यहां पर हम परागकण की संरचना की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हमने परागकण किससे बनाया था। देखिए बेटा, ये हमारे पास लघु बीजाणु था, 4 लघु बीजाणु थे जिसमें से एक लघु बीजाणु ये रहा। ये लघु बीजाणु का हमने परिवर्धन किया था। कैसे परिवर्धन किया था आपको याद आ रहा होगा। इस लघु बीजाणु के अंदर हमने पोषणीय पदार्थ डाला तो अंदर रसधानी जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। अब रसधानी जब इंक्रीज हो गई थी, रसधानी, तो केंद्रक को एक जगह पर, केंद्रक जो था उसको एक जगह पर डाल दिया था। ये हमने एनिमेशन से भी देखा था एक, ठीक है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक तंतु बने थे, यानी जो सममिति में नहीं थे, यानी बराबर तंतु नहीं बने थे, जिसकी वजह से केंद्रक का विभाजन जो था वो बराबर नहीं हुआ था।
अब अगर कोशिका विभाजन की बात करें, केंद्रक प्रॉपर बीच में था, गुणसूत्र प्रॉपर बीच में लग जाएंगे, दोनों ध्रुवों से तरकु तंतु आएंगे, गुणसूत्रों को पृथक कर देंगे, बराबर विभाजन होएगा तो दो बराबर केंद्रक बनेंगे। अब केंद्रक ही आपने सरका दिया एक ध्रुव की ओर, तो जो यहाँ से तंतु बनेंगे, तरकु तंतु जो बनेंगे, क्या वो बराबर होंगे? नहीं। जब बराबर नहीं होंगे तो केंद्रक का विभाजन जो होएगा, क्या वो समान होएगा कि असमान होएगा? सर असमान होएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो दो केंद्रक बनेंगे विभाजन से, उनमें से फिर ये राजधानी जो होती है ये भी दो भागों में बट जाती है। एक राजधानी ये रही, एक राजधानी ये रही, और केंद्रक का जो विभाजन जो हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ कि सर दो केंद्रकों का निर्माण हुआ है। यहां पर एक केंद्रक ये है और एक केंद्रक ये है, इस तरीके से अलग रंग से दिखा देते हैं। यहां पर मान लो पिंक कलर से हम यहां पर केंद्रक को दिखा रहे हैं। हैप्लॉइड था ये, है ना। तो यहां पर हम दो केंद्रक बनाएंगे, इस तरीके से दो केंद्रक, जिनमें से ये बड़ा वाला जो केंद्रक जो है इसको हमने बोला है कायिक केंद्रक, और जो छोटा वाला है इसको हमने बोला है जनन केंद्रक। एक है कायिक केंद्रक और एक है जनन केंद्रक। ठीक है जी, यहां तक की बात हम लोगों ने करी। फिर हम लोगों ने बात करी कि जैसे ही ये केंद्रक बन जाता है, अब इसके बाद में क्या होगा? सर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होगा वो भी बराबर नहीं होएगा, तो उसकी वजह से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। अब जो दो प्रकार की कोशिकाएं जो बनेंगी, इस तरीके से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक है बड़ी कोशिका और एक है छोटी कोशिका। दो प्रकार की कोशिका बनेगी, एक बनेगी बड़ी कोशिका और एक बनेगी छोटी कोशिका। ये एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनेगी। कुछ इस प्रकार ये बड़ी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है। ये जो राजधानी जो थी छोटी कोशिका में भी आएगी और बड़ी कोशिका में भी आएगी। छोटी कोशिका में भी है, बड़ी कोशिका में भी है राजधानी। अब यहां पर ये दो कोशिका बनती है। जो बड़ी वाली कोशिका है, उस बड़ी वाली कोशिका को हमने क्या नाम दे दिया? सर जो बड़ी वाली कोशिका है उसको हमने नाम दे दिया है कायिक कोशिका, और जो छोटी वाली कोशिका है उसको हमने नाम दे दिया था जनन कोशिका। अब ये जो जनन कोशिका जो है यहां से अलग होकर इसी के अंदर एंटर हो जाती है, इस बड़ी कोशिका के अंदर एंटर हो जाती है। कौन? ये जो छोटी कोशिका है इसी बड़ी कोशिका के अंदर, क्योंकि छोटी है तो बड़ी कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। अब जब ये बड़ी कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाएगी, ये बड़ी कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाएगी। कौन? ये छोटी कोशिका जो तरकु शेप की थी, उसका केंद्रक भी तरकु शेप का था। तरकु यानी स्पिंडल शेप का था, और ये बड़ी कोशिका का केंद्रक है। बाकी सारी चीजें अभी मैं हटा देता हूं, राजधानी हटा दिया मैंने यहां पर जस्ट समझाने के लिए। ये तो हो गई बड़ी कोशिका जिसका नाम है अब कायिक कोशिका। ये है कायिक कोशिका, और इस कायिक कोशिका के अंदर ये अनियमित आकृति का, ये नियमित आकृति नहीं है, अनियमित आकृति है। कहीं से फूला हुआ है, कहीं से पिचका हुआ है, इस तरीके से अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक होता है। ये तरकु शेप की जो होती है ये होती है जनन कोशिका, और इस जनन कोशिका के अंदर
ये जनन कोशिका की शेप कैसी है? कुछ इस तरीके की होती है, जिसको हम तरकु शेप बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। और इसके अंदर जो केंद्रक जो होता है वो भी तरकु शेप का होता है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी ने इसके केंद्रक को तरकु शेप नहीं लिखा हुआ है, कोशिका को तरकु शेप लिखा हुआ है। दोनों के दोनों तरकु आकृति के होते हैं। तो जनन कोशिका और जनन केंद्रक दोनों के दोनों तरकु स्पिंडल शेप होते हैं, याद रखना। ये जो होती है कायिक कोशिका, जिसके अंदर अनियमित आकृति का कौन होता है? केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक ये होता है, छोटा केंद्रक ये वाला होता है। ये बड़ा केंद्रक है और ये वाला जो है ये छोटा केंद्रक होता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर, अब ये जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को देखने से पहले आप मुझे बताइए कौन है ये लघु बीजाणु? ये लघु बीजाणु से आप ये जो संरचना बना रहे हो, ये लघु बीजाणु कौन थी? सर पादप कोशिका। मैंने कहा यस। और पादप कोशिका है तो इस पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति होएगी? मैंने कहा बिल्कुल होएगी। क्या इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होएगी? बिल्कुल होएगी कोशिका भित्ति। इन सारी जगहों पर क्या होएगी सर? कोशिका भित्ति होएगी, सेल वॉल होएगी। कौन होएगी सर? ये कोशिका भित्ति है। सर ये कोशिका भित्ति तो इन सब में भी होगी, क्योंकि यही तो लघु बीजाणु ही तो विकास कर रहा है। मैंने कहा हाँ, इन सब में कौन है? सर ये कोशिका भित्ति है। अब आप मुझे फटाफट आंसर देंगे, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? मुझे बताने की जरूरत है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये आप जानते हैं। क्या वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है? क्या उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन ये सारी चीजें होती हैं? यहां पर ये जो सेल वॉल थी, इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक आवरण मिल रहा है, जो कौन है सर? कोशिका भित्ति। जो इसमें क्या पाया जा रहा है? सेल्यूलोज और पैक्टिन, और भी कई सारी चीजें होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेल्यूलोज और पैक्टिन याद रखना है। अभी नेक्स्ट, अब इधर देखिएगा। अब ये जो संरचना है, यही संरचना आगे चलकर परागकण में जस्ट बदलने वाली है। अभी यही स्ट्रक्चर परागकण में बदलने वाली है। बदलने से पहले आप बताइए, ये स्ट्रक्चर जो अभी परागकण कहलाने वाली है, क्या ये परागकणों को हमें सूखने से बचाने के लिए, उड़ते हुए डैमेज ना हो, प्रोटेक्शन करने के लिए एक और आवरण चढ़ाने की जरूरत है? भाई ये सेल वॉल ये हार्ड होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो आगे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाली है, परागकण में कन्वर्ट होने वाली है, हम इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दें। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि परागकण पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, हवा लेकर जा पाएगी कि नहीं लेकर जा पाएगी, क्षति ना हो जाए, नुकसान ना पहुंच जाए। अंदर युग्मक हैं भाई, उनको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम इसके ऊपर एक और आवरण चढ़ाते हैं। अब ये आवरण जो है, ये एक और आवरण हम चढ़ा देते हैं। एक आवरण तो कोशिका भित्ति का है ही है, एक और आवरण हमारे पास है। अब ये जो आवरण जो है, जो हमने यहां पर बनाया है, इस आवरण के अंदर, ये जो आवरण जो हमने यहां पर बनाया है, ये जो आवरण हमने बनाया है, दिस आवरण, ये जो आवरण जो है और ये जो आवरण है, हमारे पास अब टोटल 2 आवरण हो गए। एक ये बाहरी आवरण और एक उसके अंदर आंतरिक आवरण। सर ये पीला पीला कौन है? तो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो थी, ये जो सेल वॉल थी सर, मैंने कहा यस बिल्कुल, ये तो सेल वॉल थी। मैंने कहा बिल्कुल ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। कौन है ये? कोशिका भित्ति है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ये तो है ही है। आपने प्रोटेक्टिव लेयर एक और चढ़ा दी, यानी कितनी प्रोटेक्टिव लेयर? 2 प्रोटेक्टिव लेयर है। सॉरी, कितनी प्रोटेक्टिव लेयर है? 2 प्रोटेक्टिव लेयर है। अब 2 प्रोटेक्टिव लेयर है तो प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहा जाता है? चोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 2 चोल बना दिए हैं आपने। एक अंदर वाला चोल यानी अंतः चोल, एक बाहर वाला चोल यानी बाहरी चोल। तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 चोल है, एक बाह्य चोल, एक अंतः चोल। बाह्य चोल को हम बोलते हैं एक्साइन और अंतः चोल को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन कहते हैं। तो कुल मिलाकर 2 प्रोटेक्टिव लेयर बना दिए, एक एक्साइन है, एक इंटाइन है। इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई है
और एग्जाइम जो है वो किससे बनी होती है? याद करिए, हमने कल बात करी थी कि टैपिटम जो होती है वो रिलीज करती है एक कठोरतम पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड परागकण। ये संरचना जो है इसको हमने क्या नाम दिया है? परागकण। और ये परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है? सर 2 सेल स्टेज में दिखाई दे रहा है, 2 कोशिका अवस्था में दिखाई दे रहा है। एक तो ये बड़ी सी कोशिका जिसका नाम है कौन? कायिक कोशिका। ये पूरी सी बड़ी कोशिका जिसका नाम है कायिक कोशिका, उसके अंदर तैरती हुई, उस कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती हुई कौन? जनन कोशिका। तो ये 2 कोशिका अवस्था में जो आपको परागकण दिखाई दे रहा है, इस परागकण में 2 आवरण है, 2 चोल है, 2 प्रोटेक्टिव लेयर है। अब इधर देखिएगा, ये जो बाहर वाला जो आवरण जो था बाह्य चोल, ये एक जगह पर अनुपस्थित है। क्या सर? ये जो बाह्य चोल जो था ये एक जगह पर क्या है सर? अनुपस्थित है, एब्सेंट है। मैंने कहा ठीक है जी, ये एक जगह पर एब्सेंट है, मान लेते हैं यहां पर। इट मींस ये वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन है या नहीं है? आप सीधा बोलेंगे सर इस जगह पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। मैंने कहा इस जगह पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, नहीं है। तो इस जगह का नाम क्या होता है? तो बेटा इस जगह को कहा जाता है, ये जो क्षेत्र जो होता है इस क्षेत्र को कहा जाता है जनन छिद्र। अब सर ये जनन छिद्र से क्या होगा? आप सभी ने 10वीं कक्षा में सुना है, ये परागकण जाता है और जाकर ये परागकण या तो हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या कीड़ों के माध्यम से जाएगा और कहां पर पहुंचेगा सर? ये सर पराग नलिका पर जाता है। और पराग नलिका पर जब ये परागकण जाता है, ये पराग नलिका पर कौन पहुंचा है? परागकण, जिसमें 2 चोल थे। एक को मान लो मैं रेड से दिखा देता हूं और एक को मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। जैसे ये वाला जो है ग्रीन से जो है वो कौन है सर? बाह्य चोल है। ग्रीन स्ट्रक्चर जो थी वो कैसी है सर? बाह्य चोल है। और लाल वाली स्ट्रक्चर जो है वो कौन है सर? वो अंतः चोल है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, लाल वाली जो लेयर जो थी वो कौन है सर? अंतः चोल है। और ग्रीन वाली जो लेयर है मान लो वो कौन है सर? बाह्य चोल है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछूंगा मैं आपसे, बताइए इनमें से बाह्य चोल और अंतः चोल में से कौन सी सतत है? सतत कौन सी है? इनमें से सतत कौन सी है? आई नो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपने आप को तो आंसर दे देंगे। सतत मीन्स रेगुलर। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी चोल है, कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर है जो रेगुलर है, सतत है, लगातार मिल रही है? और कौन सी असतत है, यानी रुकावट आ गई किसी में? तो सर जो अंतः चोल जो होती है वो कैसी होती है सर? सतत होती है। कौन? अंतः चोल जो होती है वो कैसी होती है सर? सतत होती है, रेगुलर होती है। जबकि बाह्य चोल जो होती है वो असतत होती है। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर, मेनली इस जगह पर क्या नहीं पाया जा रहा है सर? स्पोरोपोलिनिन। इस जगह को हमने क्या नाम दिया सर? इस जगह को हमने जनन छिद्र नाम दिया है। अब क्या होएगा सर? इस जनन छिद्र का हम क्या करेंगे सर? इस जनन छिद्र का हम क्या करेंगे सर? ये जो जनन छिद्र जो है, इस जनन छिद्र का कार्य क्या है? मैंने कहा देखिए समझिए, ये इस तरीके से परागकण आया। हाँ सर, ये रहा वो परागकण, ये परागकण है, इसको हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है सर, ये परागकण आएगा किसके ऊपर सर? ये वर्तिकाग्र पर आएगा। मैंने कहा ठीक है, वर्तिकाग्र पर आ चुका है। अब सर ये वर्तिकाग्र पर आकर करेगा क्या? मैंने कहा बेटा ये वर्तिकाग्र पर आकर अंकुरण करेगा। सर ये वर्तिकाग्र पर आकर अंकुरण कैसे करेगा? वर्तिकाग्र पर आकर अंकुरण कैसे करेगा? मैंने कहा जस्ट सुनना, समझना, चीज समझ में आएगी। इस वर्तिकाग्र पर जल पाया जा रहा है। अब सर ये जल कहां से आ गया? बेटा वर्तिकाग्र किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई होगी। ये वर्तिकाग्र की कोशिकाएं हैं। और कोशिकाओं में 70 to 90% पोर्शन कौन होता है सर? सेल होती है। ये कौन है सर? वर्तिका है। वो कौन थी? वर्तिकाग्र थी। और ये कौन है सर? वर्तिका है। मैंने बोला ये जो है ये वर्तिकाग्र की कोशिकाएं हैं। और ये क्या निकाल रही है सर? वाटर रिलीज कर रही हैं। ये जब वाटर रिलीज करेंगी तो वाटर यहां पर किसी छेद से होते हुए अंदर जा सकता है। हाँ सर जा सकता है। अब कहां से जा पाएगा? याद रखना, ये जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ यानी इससे वाटर अंदर नहीं जा सकता।
लेकिन जो सेल वॉल जो होती है ये पारगम्य होती है। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? पारगम्य होती है। और स्पोरोपोलिन वाली बाह्य चोल जो होती है ये अपारगम्य होती है वाटर के लिए। अब आप मुझे बताइए, ये स्पोरोपोलिन था, हाँ सर। ये आउटर मोस्ट लेयर जो थी स्पोरोपोलिन से बनी हुई है, कौन? बाह्य चोल। क्या बाह्य चोल से वाटर अंदर जा सकता है? केवल एक ही जगह से जा सकता है, और वो कौन सी जगह है सर? ये वाली जगह। कौन सी? जनन छिद्र। इस जनन छिद्र से होते हुए वाटर अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। किससे होते हुए सर? इंटाइन से होते हुए। इंटाइन जो थी वो कौन थी सर? सर इंटाइन जो थी वो हमारी सेल वॉल थी। तो सेल वॉल जो थी वो पारगम्य है, उससे तो चला जाएगा। अरे सीधा सा कंसेप्ट है यार बाबू, बहुत सीधी सी बात है। दो लेयर है, दोनों में से एक लेयर वाटर को जाने दे रही है, एक नहीं जाने दे रही। जो अंदर वाली है वो तो जाने दे रही है, बाहर वाली नहीं जाने दे रही। अब जहां पर बाहर नहीं है वो जगह है जनन छिद्र। उस जनन छिद्र से होते हुए वाटर अंदर चला जाएगा। हाँ सर, वाटर अंदर चला जाएगा। अंदर कौन मिल रही थी सर? ये जनन कोशिका, उसका जनन केंद्रक, और ये कायिक कोशिका, और ये कायिक कोशिका का अनियमित आकृति का केंद्रक था। ज्यादा ही बड़ा कर दिया हमने। ये कायिक कोशिका और ये कायिक कोशिका का अनियमित आकृति का क्या था? केंद्रक था। मैंने कहा ठीक है। अब अंदर अगर वाटर जाता जाएगा, वाटर जाता जाएगा, वाटर जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो सिलेबस है उससे कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं पिछले एक दो साल में। एक चैप्टर होता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। उस चैप्टर के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते थे और वो होता था स्फीति, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? स्फीति का मतलब होता है कोशिका का फूल जाना। क्यों? क्योंकि अंदर जब वाटर जाता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसका नाम होता है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। अब जरा सोचिए, अंदर वाटर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो अंदर से दबाव दीवारों पर पड़ेगा। हाँ सर, इन दीवारों पर, इस कोशिका भित्ति पर, इस इंटाइन पर, ये जो लाल रंग की हमने दिखाई है इंटाइन, इस पर दबाव पड़ेगा। हाँ, अब अगर इस पर दबाव पड़ेगा तो इंटाइन कहीं ना कहीं से बाहर निकल सकती है, जहां पर इंटाइन के बाहर कुछ नहीं है। हाँ सर, जरा सोचिए, इससे ये बाहर आ जाएगी, इधर से क्या ये बाहर आएगी? नहीं सर, ये एक जगह ऐसी है जहां से ये बाहर आ सकती है और वो ये है। इस जगह से ये बाहर आ सकती है। मैंने कहा यस, बिल्कुल, इस जगह से ये बाहर आ सकती है, इस जगह से ये बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर से दबाव पड़ रहा है। यार जरा सोचो, ये रूम है, मैं इस रूम पर धक्का लगा रहा हूं जो बाहर नहीं खिसक रहा, यानी बाहर से प्रोटेक्शन है। जनन छिद्र वो जगह थी जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है, तो स्पोरोपोलिन यानी एग्जाइम नहीं है, तो वहां से इंटाइन बाहर आ सकती है। हाँ सर, और आती जा रही है, 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 आती जा रही है। कौन बाहर आती जा रही है सर? ये बाहर आती जा रही है। कौन? ये इंटाइन बाहर आती जा रही है। अब बाहर लाने के लिए वृद्धि करानी पड़ेगी। हाँ सर, और वृद्धि से संबंधित यहां पर जो वर्ड जो होता है वो होता है कायिक वर्ड। याद रखना, क्या कायिक शब्द का मतलब ही क्या होता है? याद रखना, कायिक का मीन्स जो वृद्धि से संबंधित हो। वेजिटेटिव नाम आपने सुना होगा। ये जो कायिक कोशिका जो है, यही कायिक कोशिका का जो केंद्रक जो होता है, ये उपापचय अभिक्रिया को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे ये इंटाइन बाहर आती जाती, आती जाती, आती जाती, आती जाती, और फाइनली किसका निर्माण कर दिया सर? इस पराग नलिका का निर्माण कर दिया है। किसका निर्माण कर दिया गुरु? पराग नलिका का निर्माण कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएंगे, दो क्वेश्चन थे यहां पर, बहुत सीधे सीधे ये दो क्वेश्चन पूछे थे। ये पहला क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है कि एग्जाइम कठोर क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए एग्जाइम कठोर? ये पहला क्वेश्चन मेरा आपसे था। दूसरा, जनन छिद्र जर्मपोर का क्या काम है? आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर अब दे सकते हैं। खोल दिया मैंने, ओपन कर दिया है। इन प्रश्नों का आंसर भी दे सकते हैं और ये भी बताइए कि आपको चीज समझ में आई, जो यहां पर अभी तक जो पूरी चीज बताई है। वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्या आपको क्या लगता है कि एग्जाम कठोर क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए कठोर?
प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। किसको सुरक्षा देने के लिए? सर परागकण को। क्यों? क्योंकि परागकण में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो परागकण जो है उसमें नर युग्मक पाए जाते हैं। खुद परागकण नर युग्मक नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी पूछूंगा। परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं, तो उन युग्मकों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक कठोरतम आवरण की जरूरत थी, और वो कठोरतम आवरण जो था वो एग्जाइम था जो स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ था। तो ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा, जनन छिद्र का क्या काम है? ये जनन छिद्र क्या कर रहा था? ये जनन छिद्र क्या कर रहा था? सर ये जो जनन छिद्र जो था, जर्म पोर था, इसका क्या काम था? क्या यही वो पोर है, यही वो छिद्र है जहां से पराग नलिका का निर्माण होएगा? क्या यही वो छिद्र था जहां से पराग नलिका का निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। क्या इतनी सी बात? और यहां पर जो बातें की गई हैं, जरा जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? ये जो परागकण था, ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला, ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं, तो अब आपसे एक सिंपल सी बात कही जाएगी, एक छोटा सा एनिमेशन के साथ में एक चीज समझाई जाएगी। फटाफट मुझे बताइएगा, यहां पर जल्दी से मुझे बताइएगा। क्वेश्चन अभी नहीं है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा यहां पर इतनी सी बात को, ये जो आपको परागकण दिखाई दे रहा है, ये कितनी कोशिकीय अवस्था का है? हाँ जी, ये कितनी कोशिकीय अवस्था वाला दिखाई दे रहा है बेटा आप सभी को? यहां पर क्या यहां पर आपको जनन कोशिका 2 दिखाई दे रही है क्या? कितनी कोशिकाएं हैं बेटा? ये रसधानी है। कौन है ये? रसधानी। कहां गई? कौन है ये? रसधानी। ये भी रसधानी है। ये आपका अनियमित आकृति का कायिक केंद्रक है। तो ये कौन है? कायिक कोशिका है, जिसके जीव द्रव्य में तैरती हुई तरकु शेप की जनन कोशिका, तरकु शेप का जनन केंद्रक। तो कितनी कोशिकीय अवस्था है? सर 2 सेल स्टेज है। कितनी है सर? 2 सेल स्टेज वाला कौन है? ये परागकण है। डन। जिसमें बाह्य चोल है, जिसमें अंतः चोल है। अंतः चोल कौन है? सर सेल वॉल है, जो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, यानी एग्जाइम नहीं है, उस जगह को हमने क्या नाम दिया है? जनन छिद्र बोला है। ऑलरेडी बता चुका हूं दिव्या, यहां तक की बात। चले आगे। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है बेटा, याद रखना है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है, ये पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है, और अभी तक इसके ऊपर कोई भी अम्ल का या किसी भी प्रकार के क्षार का, किसी भी प्रकार के एंजाइम का असर नहीं होता, इसको डिग्रेड कर नहीं पाता है। यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम खोजा नहीं गया है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। तो भाई सीधी सी बात है, ये परागकण किस रूप में संरक्षित रहेंगे? क्या ये जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहेंगे? क्या हम उनको सूक्ष्म जीवाश्म बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यही सारी बातें हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी सुन ली थी, समझ ली थी। ठीक है, हमने यहां पर बात करी है 2 सेल स्टेज में है। कितनी सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज में है। 60% पुष्पीय पादपों में। कितने? 60% जो पुष्पीय पादप जो होते हैं, पुष्पीय पादप जो होते हैं, उन पादपों में परागकण जब निकलते हैं, झड़ते हैं, पराग कोश के स्फुटन से जब निकलते हैं, तो 2 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं या झड़ते हैं। कितनी कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं सर? 2 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं 60% पुष्प। यानी सर रिमेनिंग जो होंगे, रिमेनिंग यानी बचे हुए जो पादप होंगे, उनमें कितने में निकलेंगे? बचे हुए पादपों में 3 कोशिका अवस्था में निकलते हैं, 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। अब सर ये तीसरी सेल कौन सी होती है? तीसरी सेल कौन सी होती है? तो उसको जस्ट एक छोटे से एनिमेशन से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा।
यही संरचना जो आपने यहां पर अभी अभी देखी थी बेटा, ये वाली संरचना जो थी, इसी संरचना में ये जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है, कौन सी? जनन कोशिका। यही जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर लेती है। यही जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर लेती है। और अगर ये समसूत्री विभाजन कर लेगी तो अब आप मुझे बताएंगे टोटल कितनी सेल हो जाएंगी? सर 3, 1 कायिक कोशिका, 2 जनन कोशिका। सर रंध्र क्या होता है? छिद्र होता है, छेद होता है। हाँ जी, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे जरा ध्यान से, ये 3 कोशिकीय अवस्था को एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न करने के लिए कितने समसूत्री विभाजन और कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? क्या वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पीएमसी से एक परागकण कितना? 3 सेल स्टेज वाला, 3 कोशिकीय अवस्था उत्पन्न करने के लिए, एक पीएमसी से एक परागकण 3 कोशिकीय अवस्था वाला उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? बेटा याद रखना, अगर आप क्लास में इररिलेवेंट कमेंट करेंगे, फालतू की चीज लिखेंगे तो क्लास से भगा भी दूंगा, ठीक है? याद रखना। ये फीचर डाउटनेट में पहले नहीं होता था, यहां पर इस ऐप में है। सर पीएमसी का मतलब क्या होता है? क्लास वापस से देखो। यस, कर लिया। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन था एक पीएमसी है हमारे पास, कौन है? पॉलन मदर सेल एक है, दिख ही रहा है सामने, ठीक है जी। एक पॉलन मदर सेल है जो द्विगुणित होती है। आपने इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन कराया तो आपके पास 4 लघु बीजाणु बनते हैं। बनाए? बना दिए? हाँ जी। अब आपने क्वेश्चन में पूछा था कि एक पीएमसी से एक परागकण बनाना है। हम जानते हैं एक लघु बीजाणु आगे चलकर एक परागकण बनाता है। एक लघु बीजाणु आगे चलकर एक परागकण बनाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि भैया, अच्छा एक और चीज, एक अर्धसूत्री विभाजन हो गया,
हाँ सर, एक लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बना रहा है? परागकण। जरा सोचिए, एक केंद्रक से दो केंद्रक जब बनाए थे तो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ। हाँ सर, एक समसूत्री यहां पर हुआ था। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, यहां से यहां अर्धसूत्री हुआ, 4 कोशिका बन गई। यहां पर इस एक लघु बीजाणु से आपने परागकण बनाया जिसमें 2 कोशिकाएं हैं। तो मेरे भाई, एक कोशिका से जब तू 2 कोशिका बना रहा है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका, तो एक बार समसूत्री नहीं हुआ? हाँ सर, समसूत्री हो गया। मैंने कहा ठीक है, आगे 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 आगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था बाबू कि नहीं, हमको उस परागकण के बारे में पूछना है जिसमें 3 कोशिका है, 2 नहीं 3 है, यानी 3 है, यानी 2 तो जनन कोशिका है और 1 कायिक कोशिका, यानी एक बार और समसूत्री कराया आपने। पहला समसूत्री विभाजन हुआ था लघु बीजाणु में, 2 कोशिका बनी, एक कायिक कोशिका एक जनन कोशिका। दूसरा समसूत्री विभाजन जब हुआ था, क्या वो कायिक कोशिका में हुआ था कि जनन कोशिका में? केवल जनन कोशिका में हुआ है, याद रखना। कायिक कोशिका में नहीं हुआ है, जनन कोशिका में हुआ है। तो कितनी सेल स्टेज आ गई सर? ये 2 सेल था, ये 3 सेल है। तो कितनी बार अर्धसूत्री और कितनी बार समसूत्री? 1 अर्धसूत्री और 2 समसूत्री, 1 अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता थी ऐसा एक परागकण बनाने के लिए। सोनम, मैं कराऊंगा बेटा वो। यहां तक की बात जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आ गया? जिन बच्चों ने इसका आंसर सही किया था क्लियर, जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? डन, पक्का। अब इसी में ही अगर आपसे पूछ ले, इसी में ही अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एक पॉलन मदर सेल से कितने परागकण बनते हैं, तो आंसर बताएंगे। एक पॉलन मदर सेल से, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन कराने के बाद कितने परागकण बनते हैं, तो क्या आंसर दोगे? सर, एक पॉलन मदर सेल से कितने परागकण बनेंगे? सर, 4 परागकण बनेंगे। और वो 4 परागकण अगर 3 कोशिकीय अवस्था में, तो कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री? आंसर दे पाएंगे? एक पॉलन मदर सेल से अगर 4 परागकण बन रहे हैं तो कितने समसूत्री और कितने अर्धसूत्री? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सर, अर्धसूत्री तो एक ही है, समसूत्री कितने हो जाएंगे? मेरे भाई, यही की यही चीज जो है यहां पर इससे भी बना दे, ये ले, इससे भी बना दी, इससे भी बना दी, इससे भी बना दी। अब कैलकुलेट कर ले कितने समसूत्री हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 8 समसूत्री विभाजन, 1 अर्धसूत्री विभाजन, 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाएगा। क्या ये बात डन डनाडन है? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपके रेस में दिए हुए हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपका अपलोड हो जाएगा आज, उसको आप करेंगे। क्या ये चीज सारी की सारी क्लियर है? पक्का? भूलेंगे तो नहीं? चले आगे। सर जी, पीएमसी में 2 अर्धसूत्री होते? नहीं बेटा, अर्धसूत्री, एक कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन 2 विभाजन से मिलकर बना होता है। एक अर्धसूत्री प्रथम, एक अर्धसूत्री द्वितीय। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? कंप्लीट 1 मियोसिस। ठीक है जी, चलो जी, आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, ये संरचना समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ये जो 2 सेल स्टेज वाले जो थे, ये 2 कोशिकीय अवस्था वाले जो थे, और ये जो 3 कोशिकीय अवस्था, हमें जरूरत किसकी है? हमें किसकी जरूरत है? हमें कौन से परागकण चाहिए? बेटा, हमें चाहिए 3 कोशिकीय अवस्था वाले। तो सर, जो 2 कोशिकीय अवस्था में जो निकल रहे हैं, क्या ये बाद में जाकर 3 कोशिकीय अवस्था में कन्वर्ट होते हैं? यस। कब कन्वर्ट होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ कुछ चीजें पहले हम कंप्लीट कर देते हैं, जैसे फटाफट इस चीज को हम जरा कंप्लीट कर देते हैं। बेटा, यहां पर ये हम लोगों ने, हाँ जी, परिपक्व परागकण जो होता है वो 2 कोशिका अवस्थाओं से मिलकर बना होता था। एक कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका।
बड़ी कौन होती है? कायिक कोशिका। छोटी कौन होती है? जनन कोशिका। भोजन किसके अंदर स्टोर है? कायिक। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि कराएगी। इसके अंदर घना जीव द्रव्य होता है और ये किस शेप की होती है? सर तरकु आकृति की होती है, याद रखिएगा। इसके अंदर केंद्रक जो था वो कैसा था? अनियमित आकृति का बड़ा था, जबकि इसके अंदर तरकु शेप का था। ये किसके अंदर तैर रही थी? ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में ये तैर रही थी। यस, डन। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात। सर टैपिटम स्पोरोपोलिन रिलीज करता है। हाँ जी बेटा, टैपिटम ही बनाया था स्पोरोपोलिन। ठीक है, डन, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? फटाफट इस छोटी सी चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 60% पुष्पीय पादपों ने जो 60% पुष्पीय पादप जो थे वो अपने परागकण जो थे वो किस कोशिका अवस्था में निकाले थे? 2 कोशिका अवस्था में, है ना। 60% पुष्पीय पादप जो थे वो 2 कोशिकीय अवस्था में किसको उत्पन्न किए थे? सर परागकणों को। मैंने कहा ठीक। अब ये 2 कोशिका अवस्था वाला परागकण कहां जाएगा? सर ये 2 कोशिका अवस्था वाला कहां जाएगा? सर वर्तिकाग्र पर गया। हाँ सर गया। दिख रहे हैं? तो दिख रही है 2 कोशिका? हाँ सर। अब इधर देखिएगा, ये जो 2 कोशिका थी, जैसे ही ये यहां पर आकर परागकण बैठता है और निर्णय ले लिया जाता है कि परागकण सेम जाति का आया है, पराग नलिका अंकुरित होगी। आपको पराग नलिका दिख रही है? कहां पर आ गया? वर्तिकाग्र पर आ गया। वर्तिका पर नहीं आया भोंदू सूर्यदेव, ये वर्तिकाग्र होती है, ये नीचे वर्तिका होती है। ये कहां पर आया परागकण? सर वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आ गया है। स्टिग्मा पर आकर ये अंकुरित होएगा, क्या निकलेगी? सर पराग नलिका। जरा इस वाली कंडीशन को देखना, इस वाली कंडीशन को देखिएगा। क्या यहां पर आपको पराग नलिका के अंदर आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं? फटाफट मुझे बताइए क्या दिखाई दे रहा है? जरा देखिएगा, फटाफट देखिएगा, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जूम करूं? जूम कर देते हैं। ये देखो, आराम से देखो। आपको ये परागकण दिखाई दे रहा है? हाँ सर। 2 कोशिकाएं? हाँ सर। एक तो जनन कोशिका, ये पूरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका कायिक कोशिका के अंदर डूबी पड़ी है, तैर रही है। मैंने कहा ठीक। अंकुरित हुआ? हाँ सर। होएगा अंकुरित? हाँ सर। कौन बाहर आएगी? सर इंटाइन। क्या बनेगी? पराग नलिका। इस पराग नलिका के अंदर जरा देखना क्या दिखाई दे रहा है? सर ये कौन है? मुझे बताओ, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सर क्या ये कायिक कोशिका का केंद्रक नहीं है? अनियमित आकार का। कौन है? दिखाई दे रहा। और ये कौन है? इसके पीछे कौन है? ये कौन है? क्या ये जनन कोशिका नहीं है? दिख रहा है? पक्का? चले आगे, समझ में आ गया? यहां तक की बात डन 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 डन, क्लियर है? पक्का? चले, ये जो बाहर आ रही है क्या ये कायिक कोशिका नहीं है? सोचो, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना जो मैंने वर्ड कहा। ये जो बाहर पराग नलिका आ रही है, क्या ये कायिक कोशिका ही है या नहीं? नहीं। अनमोल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तेरे को ये लग रहा होगा मैंने ये बोला था बेटा कि बाहर पराग नलिका जो है वो इंटाइन होती है। इंटाइन कौन थी? सेल वॉल। किसकी सेल वॉल थी? इस डायग्राम में हमने बात करी थी कि बेटा ये बाहर आ रही है। कौन बाहर आ रही है? सर ये इंटाइन, अंत्यचोल। किसकी थी ये अंत्यचोल? ये सेल वॉल थी। किसकी थी? इस कोशिका की। इस कोशिका का नाम क्या था? कायिक कोशिका। इस कोशिका का नाम क्या था? कायिक कोशिका। तो यही कायिक कोशिका बाहर आ रही है या नहीं? यही कायिक कोशिका, ये कायिक कोशिका बाहर आ रही है, बाहर निकल रही है इंटाइन के माध्यम से। अंदर इसी कोशिका का केंद्रक बिल्कुल टिप पर पहुंच गया, खत्म, डन। अब जरा सोचिए इसके पीछे कौन है? सर जनन कोशिका। मैंने क्या बोला था? 60% पुष्पीय पादपों में 2 कोशिका अवस्था में परागकण झड़ता है। झड़ने के बाद वो कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। पहुंचने के बाद उसकी 2 कोशिका अवस्था वाला परागकण अंकुरित होता है।
जैसे ही अंकुरित होता है, अंकुरित मीन्स जैसे ही पराग नलिका बनती है, वर्तिकाग्र के अंदर एंटर करती है, करते ही जनन कोशिका, ये जनन कोशिका थी तरकुश शेप की, स्पिंडल शेप की, ये जनन कोशिका ने समसूत्री विभाजन कर लिया। और अब मुझे बताइए फाइनली कितनी कोशिकीय अवस्था हो गई? फाइनली कितनी कोशिकीय अवस्था हो गई? पहले कितनी थी सर? पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 3। यानी 3 तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। चाहे 2 कोशिका अवस्था का परागकण आएगा, वो भी आगे चलकर 3 कोशिका में बदलेगा। और ऑलरेडी 40% पुष्पीय पादपों में, ऑलरेडी 40% पुष्पीय पादप जो होते हैं, ऑलरेडी 40% पुष्पीय पादप जो होते हैं, ऑलरेडी 40% पुष्पीय पादप जो है उनमें ये कंडीशन तो पाई जा रही है। ऑलरेडी 40% पुष्पीय पादपों में ये कंडीशन तो पाई जा रही है। डायरेक्टली 3 कोशिकीय अवस्था में आ ही रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो फिर जब सर विभाजन करना ही था तो पहले ही करके 3 कोशिकीय अवस्था में क्यों नहीं आ गया था? ऐसा क्यों हुआ कि 60 में ऐसा हो रहा है, 40 में ऐसा हो रहा है? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सिंपल सी बात, इमेजिन करना, सोचना। मैं 3 कोशिकीय अवस्था का परागकण बना देता हूं और 2 कोशिकीय अवस्था का परागकण बनाता हूं। पहले तो मुझे बताओ, इन दोनों में से किसको बनाने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी? सिंपल। हाँ जी, इन दोनों में से किसको बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगी? 2 कोशिका कि 3 कोशिका? ऑब्वियस सी बात है 3 कोशिका। अब मान लो मैंने ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, और दोनों ही नहीं पहुंचे किस पर? वर्तिकाग्र पर। बताओ एनर्जी का वेस्टेज कहां पर ज्यादा हुआ? एनर्जी का वेस्टेज कहां पर ज्यादा हुआ? ना 2 वाला पहुंचा ना 3 वाला पहुंचा। जो 3 कोशिकीय अवस्था वाला था वहां तो हमारा एनर्जी का वेस्टेज कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने कहा ठीक है, हमें चाहिए था 3 कोशिकीय अवस्था वाला, हमने निकाला 2 कोशिकीय अवस्था वाला। पहले जाओ पहचान करो सेम जाति का है, हाँ सेम जाति का है, फिर अंकुरित हो। तो ज्यादा बेटर कौन से हैं सर? ये है। और अगर ज्यादा बेटर है तो मैक्सिमम पुष्पीय पादपों में 60% में ये 2 कोशिका अवस्था वाले निकल रहे हैं। बस इतना सा था। हाँ जी, क्लियर है बेटा? डन। यहां तक की बात, ये सारी कंडीशन समझ में आ गई है? लिखो 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 यास्मिन लिखो। यहां तक की बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गया? सर पोल हटा दीजिए, सॉरी माफ करना, पोल हटा तो हुआ है रे, है नहीं? हाँ जी। ओ भाई प्लांट भी स्मार्ट है, तुम्हें क्या लगा? क्या करूं फिर गौहर अली, तुम्हारे पास है बायो है तो क्या करूं मैं? बताओ मेरे को एक बात बताओ। तुमको उस दिन भी मैंने बोला है, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी साबित मत करो कि तुम स्मार्ट नहीं हो। मेरे को सब पता लग रहा है कि कौन स्मार्ट है कौन स्मार्ट नहीं है पढ़ाई में। सर ये ट्यूब स्टिग्मा में बढ़ती है तो हार्मोन भी निकलता है ना? हाँ बेटा, हार्मोन रिलीज्ड होते हैं, वृद्धि हार्मोन रिलीज्ड होते हैं। अब वो साइटोकाइनिन भी होता है, ऑक्सिन्स भी होते हैं, जिब्रेलिन्स भी होते हैं। सर सिलिका भी हार्ड होती है? हाँ बेटा सिलिका भी हार्ड होती है। सर स्पोरोपोलिनिन का गैप वापस बताओ, कौन से स्पोरोपोलिनिन का गैप बताऊं? रंध्र, छिद्र, छेद, जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं है। सोचो गुड़िया, गुड़िया मान लो ये तुम हो, ठीक है? यह एक बैलून है, ये गुब्बारा है, इसके चारों तरफ हमने इस गुब्बारे के चारों तरफ एक कठोर आवरण डाल दिया। हाँ डाल दिया, ठीक है? अब ये गुब्बारा मान लो फूला हुआ था, हाँ सर, इसके चारों तरफ हमने कठोर आवरण लगा दिया। अब इस गुब्बारे को बाहर निकलने की जगह कहां से मिलेगी? जहां पर छेद होएगा वहां से। बस वही कंडीशन थी कि ये कौन है? सर ये अंदर कायिक कोशिका है,
जिसके अंदर जनन कोशिका है, जिसके बाहर एक्साइन है, जहां एक्साइन नहीं है वो जनन छिद्र है। ये जब आएगा पहुंचेगा किसके ऊपर पहुंचेगा? वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेगा, सेम जाति का होगा, ये निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद में वाटर अंदर जाएगा, जीव द्रव्य अंदर बढ़ेगा, ये कोशिका फूलेगी, फूलेगी तो जहां से बाहर निकल सकती है वहां से बाहर निकल जाएगी। सर यहां से बाहर निकल जाएगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बाहर निकल गई है। तो ये कौन बाहर निकली है? सर ये कायिक कोशिका बाहर निकली है। अब सर ये जनन छिद्र कितने होते हैं? एक होता है या तीन होते हैं, डिपेंड करता है कि एक होएगा या तीन होंगे। ज्यादातर जो मोनोकॉट्स जो होते हैं, एक बीजपत्री जो होते हैं उसके अंदर एक होता है, और डाइकॉट्स जो होते हैं उनके अंदर तीन होते हैं। तो फिर सर कायिक केंद्रक का क्या होगा बेटा? केंद्रक कौन होता है? डायरेक्टर। एंड डायरेक्टर क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब ये पराग नलिका की अगर वृद्धि करानी है तो उपापचय अभिक्रियाओं को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। उसके लिए एनर्जी चाहिए। हाँ सर। एनर्जी के लिए फूड चाहिए। हाँ सर। और फूड इस कोशिका के अंदर स्टोर है। कहां से सर? ये अभी अभी हमने पढ़ा। कायिक कोशिका जो होती है उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में भोजन का भंडार होता है। ठीक है सर। पॉलिनियम क्या होता है बेटा? पॉलिनियम क्या होता है? जब हम परागण पढ़ेंगे तो वहां पर हम कीट परागण में पढ़ेंगे। कीट परागण में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स का समूह जो होता है, जो कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, उस पॉलन ग्रेन के समूह को, कई सारे पॉलन ग्रेन परागकण फ्यूज्ड हो जाते हैं तो उसका जो समूह जो होता है उसको हम पॉलिनियम कह देते हैं। सर कैलोस भित्ति कौन बनाया था? हम बनाए थे। भोंदूलाल क्या पढ़ाई कर रहे होगे तुम? कल कितनी बार बताया तुमको कैलोस भित्ति कौन बनाया था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई थी। सर सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम सिलिका कहते हैं। सर बाह्य चोल में प्रतिमानों और डिजाइनों का आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई। अच्छा हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये अच्छी चीज है। आपने एनसीईआरटी की लाइन पकड़ी है, बहुत अच्छे। आपको जल्दी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी मिल जाएगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब मिल जाएगी और आपके पास में अगर एनसीईआरटी है तो जरा देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में एक चित्र दिया हुआ है परागकणों का। उस परागकण पर अलग अलग डिजाइन के वो परागकण है। मान लो ये परागकण है, मान लो ये परागकण है, मान लो ये परागकण है। जस्ट समझाने के लिए, क्या बाहर से अगर मैं देखूंगा तो परागकण की शेप, उसका डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अलग अलग आकृति का परागकण दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आकार के भी होंगे, अलग अलग आकृति के भी होंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन की वजह से। ये जो स्पोरोपोलिन का हमने जब डिपोजिशन कराया, एकत्रीकरण जब हमने कराया, तो स्पोरोपोलिन का जब एकत्रीकरण होता है तो अलग अलग जाति के परागकणों में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में नोकीला होता है, किसी में जालिकावत होता है, किसी में गोल आकृति का होता है, किसी में फीता आकृति का होता है। तो अलग अलग शेप में क्या होता है? एकत्रीकरण होता है। किसमें? अलग अलग पादपों के परागकण का। तो क्या मैं ये एक अनूठा लक्षण बोल सकता हूं? हर एक पादप का एक अनूठा लक्षण है कि उसके परागकण की क्या एक डेफिनेट शेप पाई जा रही है। हर एक जाति की क्या होगी? परागकण की डेफिनेट शेप होगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। क्या? परागकण का अध्ययन करना, और अध्ययन करके क्या देखना? उसके अलग अलग प्रतिमान देखना, अलग अलग स्वरूप देखना, अलग अलग डिजाइन देखना और निर्धारित करना, अच्छा ये डिजाइन वाले परागकण सोलेनेसी कुल के हैं, ये वाले इस तरीके से जालिकावत या गोलाकार परागकण जो है बाहर से आकृति के, ये लेग्यूमिनेसी कुल के हैं। कलर देखेंगे तो ये सारी चीजें जो होंगी ये किसके अंतर्गत आएंगी? सर परागकण के अध्ययन के अंतर्गत आएंगी। तो परागकण का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं, अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन, ये चीजें पाई जाती है। ठीक ठीक,
चलिए अभी कंप्लीट नहीं हो, ये सारी चीजें आएंगी आगे। यस, आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने क्लियर आउट कर ली है। ये 40% पुष्पे पादपों में ऑलरेडी 3 कोशिका अवस्था में आ रहा था। जो 3 कोशिका अवस्था में आएगा उसको तो कोई लोड ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 कोशिका अवस्था में आएगा वो आगे चलकर वो भी फाइनली 3 कोशिका अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 3 कोशिका थी इसमें से जो 2 कोशिकाएं हैं कौन है सर? ये 2 कौन थी? जनन कोशिका। यही जनन कोशिका जो है ये नर युग्मक है। यही जनन कोशिका जो है ये नर युग्मक है। कौन? ये जो 2 नर युग्मक जो है यही 2 जनन कोशिका कौन है बेटा? ये 2 नर युग्मक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। यहां तक की बात, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते, क्या परागकण के कोई फायदे हैं या परागकण के नुकसान है? तो परागकण के फायदे भी हैं, परागकण के नुकसान भी है। पहले परागकण के फायदों की बात कर लेते हैं। कुछ जाति के परागकण जो होते हैं उनसे हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ जाति के जो परागकण जो होते हैं उनसे हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। सर तरकु आकृति कैसी होती है बेटा? अभी तो बोला, क्या ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो बेटा? ये जो शेप जो होती है इसको हम तरकु आकृति बोलते हैं, जिसके दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं या टेपरिंग होते हैं, मतलब इस तरीके से नोकीले सिरे जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तरकु शेप बोलते हैं। ठीक है, पैलिनोलॉजी बोल तो दिया। परागकण का अध्ययन क्या कहला रहा है? पैलिनोलॉजी। यार भाई ये कैसे बच्चे हैं इस क्लास में, कहां से उठकर आए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी सामने लिखा है परागकण का अध्ययन क्या कहला रहा है? पैलिनोलॉजी। फिर कह रहा है परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है सर? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सर ये बी पॉलन क्या है? सुन तो लेना, सुनाई दे रहा है, पहले सुनेगा। पढ़ाने से पहले हर चीज में क्वेश्चन मार्क क्रिएट है तुम्हारा, तुम ध्यान से सुनोगे पहले। पढ़ाता नहीं उससे पहले सर बी पॉलन क्या है, सर इंग्लैंड क्या है, सर ये क्या है, वो क्या। अरे पढ़ाने तो दे पहले, सुनेगा पहले क्या बोल रहा हूं यहां पर। यहां पर देखिएगा कौन है ये? सर ये परागकण की गोलियां हैं। किस लिए ली जाती है? पोषक पदार्थों से भरपूर है। इनके अंदर मिनरल्स है, इनके अंदर पोषक पदार्थ है, जैसे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स है, खनिज है। अब सर इसका यूज ज्यादातर कहां पर होता है? पश्चिमी देशों में होता है। अब पश्चिमी देशों में अगर होता है, भारत में कंपैरेटिवली कम होता है, पश्चिमी देशों में होता है, तो क्या इंग्लैंड पश्चिम सभ्यता के अंतर्गत आता है? हाँ सर। यहां पर वर्ड केवल और केवल क्या है? इंग्लैंड पर क्वेश्चन बन सकता है। कौन से? आपके वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पर ज्यादातर एडवांसमेंट ज्यादा है, समय नहीं है खाने का। क्यों? क्योंकि दूसरी भागदौड़ में लगे पड़े, जॉब कर रहे, पैसा कमा रहे, भागदौड़ में लगे पड़े, खाने का समय नहीं है। तो ऐसी चीजों को खाने का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, पूरक माना जाता है खाने का। कि जहां आप 3 से 4 रोटी खाने में जितना समय लगा रहे, वहां पर आपने कैप्सूल लिया, उस कैप्सूल के अंदर इतने सारे पोषक पदार्थ थे, जितना टाइम आपको 4 रोटी और दाल और सलाद ये खाने में लग रहा था, उन सारी चीजों का पोषण आपके एक छोटे से कैप्सूल में था। खत्म, इतनी सी बात थी। तो क्या आप वो पोषक पदार्थ कहां से ले रहे हैं? क्या हम वो परागकणों से ले सकते हैं? हाँ जी, परागकणों से ले सकते हैं। अब परागकण कौन से? जिन पर मक्खियां मंडरा रही हैं, वो परागकण जिन पर मक्खियां मंडरा रही हैं, तो क्या हम उनको वो पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे जिन पर मधुमक्खियां मंडरा रही हैं? हाँ सर। तो हमने क्या बोल दिया सर? बी पॉलन बोल दिया उसको। अब सर इसका यूज ज्यादातर कहां पर, किसके लिए यूज में लिया जाएगा? आप मुझे बताइए। जो एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है। तो वो क्या ऐसी चीजों का सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपने घुड़सवारी नाम सुना होगा, जहां पर अश्वों की, अश्व मीन्स घोड़े, जहां पर घोड़ों की दौड़ होती है, जहां पर मिलियंस में पैसा लगता है, मिलियंस में बेट लगती है। बेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं बेट को? बेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई बताएगा? शर्त लगती है। जहां पर मिलियंस में क्या लगती है? बोली लगती है, शर्त लगती है ना? घोड़ों के ऊपर लगती है। आपने मूवीज में भी देखा होगा। आप जरा सोचिए, ऐसे घोड़े और नॉर्मल घोड़े में कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ना। अब ऐसा घोड़ा जो बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा है, तो जरा सोचिए उसकी आहार,
उसके उसके उसको उसको जो खाना जो खिलाया जाएगा, ऐसे खाने में ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? हाँ, दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजों का सेवन किया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। खत्म, इतनी सी बात थी। अब इसको अगर तुम जितना लंबा खींचोगे खींच सकते हो। सर इसको हम खा ले तो हमें नुकसान होगा, ये कहां मिलते हैं, कौन सी दुकान पर मिलेंगे? इट्स बेटर कि आगे बढ़े इलॉजिकल क्वेश्चंस को साइड में रखते हुए। ठीक है सर, क्या हम इनका सेवन करते हैं? हाँ करते हैं। सर आपने किया? कई बार किया है मैंने, रोज करता हूं, रोज। खुश? चले आगे। ओके, नहीं, जीवन क्षमता का मतलब है झड़ने के बाद कि आपने एक बार परागकण निकल गए, अब उसकी अंकुरण क्षमता जो है, यानी अंकुरित होने की जो क्षमता, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? जी, आ रहा है यार, अभी आ रहा है। अंकुरण क्षमता, जीवन क्षमता, एक बार जस्ट वेट करना, आ रहा है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जरा परागकण के नुकसान भी देख लेते हैं। क्या परागकण के नुकसान है? हाँ सर। क्या परागकण से एलर्जी क्रिएट होती है? हाँ जी, होती है। मेरे सामने यहां पर दो प्रकार के ये पुष्पे पादप आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये जानते हैं ये कौन है? ये जानते हैं ये कौन है? ये ज्वार है, मक्का नहीं है, बाजरा नहीं है, ये ज्वार का पेड़ है। ये जानते हैं ये कौन है? ये चौलाई है, एमरेंथस है। एमरेंथस का पादप होता है, इसको मेडिसिन में यूज में लिया जाता है। तो ये चौलाई है और ये जो है ये हमारा ज्वार है बेटा। इनसे परागकण जो निकलते हैं गहरी वेदना पैदा करते हैं, या मैं बोलूंगा ऐसी डिजीज पैदा करते हैं जो क्रोनिक होती है, चिरकालिक होती है। चिरकालिक का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, यहां से जो पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, तुम नहीं मानोगे, बैठ जाओ चुपचाप। घोंचू है बिल्कुल यार यहाँ के कच्चे, समझते नहीं है बिल्कुल, लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। इतने मूर्ख बच्चे मैंने कभी नहीं देखे किसी भी बैच में जैसे यहां पर है। धमाक हम लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, बातें करने में लगे पड़े, लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे। फोकस नहीं है पढ़ाई पर। क्या निकालेगा नीट, क्या निकालेगा? ये है चौलाई का पेड़ जिसको हम एमरेंथस बोलते हैं। ये है ज्वार, जिससे क्या बनती है सर? एल्कोहल्स बनती है, जैसे बियर बनती है। ठीक है जी। क्या इनके परागकण बहुत छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और वो लोग जो लंबे समय तक इनके परागकणों के संपर्क में आते रहते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, है ना, खेती बाड़ी करेंगे तो लंबे समय तक इनके संपर्क में आते रहेंगे। तो क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे अस्थमा हो सकता है जिसको हम दमा बोलते हैं, या श्वसनी शोथ हो सकता है जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो ये वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं जिनको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कई प्रजाति के परागकण जो होते हैं, कई लोगों में गंभीर एलर्जी या ब्रोंकियल रोग यानी श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, जैसे दीर्घकालिक श्वसन विकार, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। अब ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल आया होगा जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है ये है पार्थीनियम, इसको हम बोलते हैं गाजर घास। कौन है ये? पार्थीनियम है, जिसका नाम है गाजर घास। क्यों बोलते हैं इसको गाजर घास? क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल ये गाजर के पेड़ की जो पत्तियां होती है उनके शेप की होती है, इसीलिए हम इसको गाजर घास भी बोल देते हैं। डन। अब ये जो है इसके परागकण जो होते हैं ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पैदा करते हैं। ये जो पार्थीनियम जो थी ये भारत में लाई गई थी। जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत गरीब देश था, और जब गरीब देश था तो खाने के लाले पड़े हुए थे, खाना नहीं था, खाने के रूप में गेहूं चाहिए होता है। तो पश्चिमी देशों से, स्पेशली अमेरिका से, भारत की सरकार ने
गेहूं को आयात किया था, यानी मंगवाया था। अब अमेरिका ने उस गेहूं को जब इंडिया को पहुंचाया, अब ये अमेरिका की चाल थी या नहीं थी, ये कोई कुछ कह नहीं सकता। ये गेहूं के साथ साथ कौन आ गई थी? ये गाजर घास आ गई थी। और ये जो है ये एक प्रकार की खरपत है, एक वीड है, ये अनवांटेड प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी आ रहा, फिर भी ये ग्रोथ करता है बहुत तेजी से। इतनी तेजी से ग्रोथ करता है कि जो मेन पेड़ जो होता है, मुख्य पादप जो होता है, उसका पोषण चुरा लेता है और खुद की वृद्धि कर लेता है। अब खुद की वृद्धि करता जाएगा तो जो मेन पेड़ है उसको पोषण नहीं मिलेगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी। तो दोस्त ये एक खरपत कहलाती है, एक वीड कहलाती है, एक अनवांटेड प्लांट कहलाता है। इन्हीं को मारने के लिए हम खरपत नाशियों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भी भारत में मैक्सिमम डेंजर जो है इसको, क्रॉप्स को, वो इससे होता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है। इसके परागकण जो होते हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना, इस प्लांट को हम कांग्रेस घास भी बोलते हैं। अब कांग्रेस घास क्यों बोला है? क्योंकि ये घास के रूप में होते, छोटे से होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स होती हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, मेन पेड़ के साइड में उग जाते हैं। और इसको कांग्रेस घास क्यों बोला? क्योंकि ये जब लाई गई थी भारत में, उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। इसीलिए इसको कई बार कांग्रेस घास भी बोल दिया जाता है। सो दिस इज पार्थेनियम। सारी डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी है, आपने सुन लिए, समझ लिए। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्या आएगा कि ये जो पार्थेनियम जिसको हम गाजर घास बोलते हैं, क्या इससे एलर्जी होती है? हाँ सर, होती है। अब यहां पर दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन होएगा। क्या? एक हिंदी का वर्ड है यहां पर दीर्घकालिक, जिसको हमारी हिंदी एनसीईआरटी में चिरकालिक भी लिखा हुआ है। अब चिरकालिक और दीर्घकालिक, इसका मतलब क्या होता है? आइए जरा समझ लेते हैं इसको फटाफट। देखिएगा बेटा, देखिए, एक होता है चिरकालिक, जिसको हम दीर्घकालिक भी बोल रहे हैं। इंग्लिश में इसको क्रॉनिक कहा जाता है। और एक वर्ड होता है तीव्र, जिसको हम एक्यूट कहते हैं। ठीक है जी। ये दो शब्द यूज में लिए जाते हैं किसके लिए? रोगों के लिए, डिजीज के लिए। यानी दो प्रकार से डिजीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दो तरीके की डिजीज है। एक है चिरकालिक, दीर्घकालिक, क्रॉनिक डिसऑर्डर, और एक है तीव्र या एक्यूट डिजीज होती है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो डिजीज जो कुछ दिन, वे रोग जो कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। और वे रोग जो महीने, साल या साल में ठीक होते हैं, या पूरी जिंदगी बने रहते हैं, या पूरी जिंदगी भर रहते हैं। ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? चिरकालिक रोग बोलते हैं। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछूंगा, अगर आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे बिना पढ़ाई के ऊटपटांग बातें किए हुए, ओपन कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएंगे, सामान्य जुकाम जो होता है ना, छींके लग जाना, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, कौन सा रोग होएगा? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? अब आप आंसर बताएंगे। डायबिटीज कौन सा रोग होएगा? डायबिटीज, मधुमेह, नाम सुना है ना आपने? मधुमेह कैसा रोग होएगा? अब जल्दी से मुझे बताइएगा, अस्थमा, दमा कैसा रोग होएगा? आई होप आंसर आपको मिल गया होगा। तो डायबिटीज हो गया बेटा, अस्थमा हो गया, ठीक है, यहां कॉमन कोल्ड हो गया,
तो मेन जो चीज थी वो समझनी थी कि वो रोग जो कुछ दिन के लिए आए, ठीक हुए, ओके सर। अब कुछ रोग ऐसे हैं जो महीने भर रहते हैं बॉडी के अंदर है, महीने भर तक ठीक नहीं हो रहे हैं, साल भर तक ठीक नहीं हो रहे, या पूरी जिंदगी भर बने हुए हैं। ठीक है जी। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने 2 रोग लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ अस्थमा और एक लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस। इन दोनों में यही का यही इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको कि ये कौन से विकार है, ये कौन सी डिसऑर्डर है। सर ये चिरकालिक डिजीज है, ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज क्या होती है मैंने आपको मीनिंग बता दिया, आपने खुद आंसर दे दिया, इट मींस आपको समझ में आ गया। अब बात आ रही है सर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इन दोनों में फर्क क्या है सर, जल्दी से बता दो। मैंने कहा ठीक है जल्दी से बताते हैं। दमा है और श्वसनी शोथ। देखिएगा दमा जो है उसको समझना, श्वसनी शोथ को समझना है तो सिंपल सा, यहां पर एक नलिका जो है वो सिकुड़ रही है। इस कंडीशन में जो नलिका जो है वो सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यहां पर जो नलिका है उस नलिका में सूजन आ रही है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं क्या। एक तरफ एक ऐसा रोग जिसमें नलिका जो है वो सिकुड़ रही है, और एक तरफ ऐसा रोग जिसमें एक नलिका जो है उसमें सूजन आ रही है। सर कौन सी नलिका, क्या है ये ब्रोंकाइटिस, क्या है ये अस्थमा दमा, है ना। सर ब्रोंकाइटिस क्या होता है, रोजी खातून तुमको पता अस्थमा क्या होता है। यस मुकेश कुमार तुमको पता है ये अस्थमा क्या होता है, पता है तुमको। चलो बताओ मेरे को अस्थमा क्या होता है, पहले बताओ रोजी खातून। अस्थमा सर सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके अलावा बढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो बेटा, थोड़ा सा समझदार बनो। पढ़ा रहा हूं, टाइम लगता है समझाने का। रहे वायु आपके अंदर जा रही है, तो वायु एक नलिका से होते हुए अंदर जाती है, उस नलिका का नाम होता है ट्रैकिया। हालांकि उससे ऊपर भी नलिकाएं होती हैं। अभी मैं डायरेक्टली आ रहा हूं किस पर, ट्रैकिया, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली या श्वास नलिका बोल देते हैं। ये ट्रैकिया जो होती है ये 2 नलिकाओं में क्या होती है, विभाजित होती है। इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी। ठीक है। अब इनका नाम होता है, हालांकि आप एक चैप्टर में पढ़ोगे, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी ब्रोंकाई। इनका नाम क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई जो होती है और स्तरों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसे ऐसे ये फर्दर डिवीजन चलता जाएगा। ठीक है, इनकी और छोटी छोटी शाखाएं बनती जाएंगी। ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये किसके अंदर है बेटा, ये सारी स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर होती है बाबू। आई होप आपको समझ में आ तो गया ही होगा। किसके अंदर है, ये फेफड़ों के अंदर होती है। ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर ये ट्रैकिया जो होती है, फेफड़ों के अंदर, जैसे इस तरीके से, ये अगर हम क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। ये फेफड़े, फेफड़ों के अंदर ये कौन थी सर, ये हमारी श्वास नलिका थी। और ये श्वास नलिका जो होती है ये किस में डिवाइड होती है सर, ब्रोंकाई में। दिस इज ब्रोंकाई। ये क्या नाम था इसका, इसको सर हमने बोला था ब्रोंकाई बोला। और फिर ये ब्रोंकाई आगे चलकर और विभाजित होती है, इस तरीके से विभाजन करने लग जाती है, शाखित होने लग जाती है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, इस तरीके से नाम हम पढ़ेंगे सारा। फिर ये जो श्वसनी जो होती है और छोटी छोटी होती जाती है और किस में बदल जाती है, श्वसनिकाओं में, ब्रोंकियोल्स में। इतने से वर्ड अगर आपको समझ में आ गए हैं तो सीधा बिंदु पर आते हैं, और वो ये
कि अगर इस ब्रोंकाई, ध्यान से सुनना, अगर इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, सिंपल, ये जो श्वसनी जो है, अगर ये श्वसनी सिकुड़ जाएं, अगर ये श्वसनी जो है सिकुड़ जाए, किससे सर? किससे सर सिकुड़ जाए? परागकणों से। परागकणों से बार बार परागकण आ रहे हैं, संक्रामित कर रहे हैं, तो ना आए, परागकण अंदर ना आए, तो उनको रोकने के लिए कि भाई मेरे अंदर परागकण आ रहे हैं, मैंने छीका, परागकण निकल गए। फिर मैं फिर कल वापस से जा रहा हूं खेत में, फिर परागकण आया, मैं छीक रहा हूं, यानी लगातार मैं एक्सपोज्ड हो रहा हूं, किससे? परागकणों से। फाइनली मेरे अंदर ये नलिकाएं क्या करेंगी सर? सिकुड़ेंगी। हमारा शरीर भी तो प्रोटेक्ट करना चाहेगा ना, ये सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, यानी हल्का सा भी परागकण अगर अंदर जा रहा है, ये सिकुड़ती जा रही है, 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 इतनी ज्यादा सिकुड़ गई है कि वायु अंदर नहीं जा पाएगी प्रॉपर, और सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, सीटी जैसी निकलने में आवाज आएगी, जैसे सीटियां निकल रही हैं। इस रोग को हम बोलते हैं दमा यानी अस्थमा, जिसमें हम कुछ लेते हैं, देखा होगा आपने, उसको हम क्या बोलते हैं? वेसोडाइलेटर्स बोलते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, वेसोडाइलेटर्स होते हैं। नाम में क्या रहा है? वेसोडाइलेटर्स। डाइलेट का मतलब होता है फैलाना, और वेसल्स, वेसो का मतलब वेसल्स, यानी जो नलिकाएं हैं उनको फैलाने का काम करते हैं, वो जो हम फिस लेते हैं, पंप जो हम लेते हैं। सो दिस इज अस्थमा, जहां पर नलिका जो है संक्रामित हो रही है, वो क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो होती है, इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है? नलिका जो होती है उसमें सूजन आने लग जाती है, और ये नलिकाओं में अगर सूजन आने लग जाती है तो यहां पर तरल भरने लग जाता है। क्या भरने लग जाता है? तरल भरने लग जाता है। फिर उस फ्लूइड जब भरने लग जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम खांसी करते हैं। खांसी करते हैं तो हमारे फेफड़ों से ये फ्लूइड बाहर निकलता है बलगम के रूप में। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। यस, हाँ जी, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो दोनों में डिफरेंस क्या था ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। याद रखिएगा कि एक तरफ तो है नलिकाएं सिकुड़ रही हैं और एक तरफ नलिकाओं में सूजन आ रही है। ये कब हो रहा था सर? ये परागकणों से हो सकता है, जो एक प्रकार के एलर्जी के कारक होते हैं। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई तो फटाफट नर जनन तंत्र को खत्म करते हैं, फिर मादा जनन तंत्र स्टार्ट होता है। एक जल्दी से एक छोटे से 2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं। परागकण की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता का मतलब है अंकुरण की क्षमता। अंकुरण की क्षमता का मतलब ये नहीं है कि परागकण निकलकर हवा में उड़ता जा रहा है, घूमता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, तो वो जीवन क्षमता नहीं। परागकण पहुंचा वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद कितने समय तक के लिए वो अपनी अंकुरण क्षमता को धारण कर रहा है? कितने समय तक वो क्षमता रख रहा है कि मैं अंकुरित हो जाऊंगा? वो क्षमता किस चीज की? जर्मिनेट होने की क्षमता, अंकुरण की क्षमता को यहां पर समझाया गया है किस रूप में? जीवन क्षमता। जीवन क्षमता नहीं कि कितने समय तक जीवित रहेगा, नहीं, अंकुरण क्षमता, जर्मिनेट होने की जो क्षमता है उसको इस वर्ड से समझाया गया जीवन क्षमता। होने की जो क्षमता है उसको इस वर्ड से समझाया गया जीवन क्षमता के रूप में। टाइम हो गया, आई नो, जरा जल्दी से देखिएगा। हर एक जाति के परागकण की जीवन क्षमता यानी अंकुरण की क्षमता जो होती है वो डिफरेंट होती है। धान और गेहूं जो होती है, धान कौन होता है? चावल होता है, उसमें कितनी होती है सर? 30 मिनट के भीतर अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती है। ये हमारा धान है, ये हमारा गेहूं है, दिस इज गेहूं, दिस इज धान। धान और गेहूं में 30 मिनट के भीतर समाप्त हो जाती है। और वही 3 कुल आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है 3 कुल। कौन कौन से? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। रोजेसी जिसमें रोज जैसे प्लांट्स आ गए हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस तरीके के आ गए हैं। लेग्यूमिनेसी जिसके अंतर्गत लेग्यूम पादप आ गए, जैसे मटर आ गया है, दालें आ गई है। सोलेनेसी जिसके अंतर्गत आलू आ गया है। तो ये जो कुल जो है
इनके जो परागकण हैं, इनकी जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धान और गेहूं में 30 मिनट के भीतर भीतर समाप्त हो जाती है। रोजेसी, लेग्युमिनेसी, सोलेनेसी में जीवन क्षमता यानी परागकणों की जो अंकुरण क्षमता जो है वो कई महीनों तक बनी रहती है। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या ये परागकण की जो जीवन क्षमता है किसी कारकों पर निर्भर होगी? हाँ जी, तापमान पर और आर्द्रता पर। किस पर? नमी पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया है तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था परागकण को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए था सर? वाटर चाहिए था। तो नमी जितनी ज्यादा यानी मॉइस्चर जितना ज्यादा यानी पानी अगर ज्यादा है तो बेहतरीन तरीके से क्या होएगा? अंकुरण होएगा। यानी आर्द्रता यानी नमी यानी मॉइस्चर अगर अच्छा खासा है तो परागकण अच्छे से क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे। तापमान पर निर्भर करेगा और आर्द्रता पर निर्भर करेगा। तो ये दो कारक आपने याद रखने हैं, ये बिंदु और ये बिंदु सीधा सीधा याद रखना है, भूलना नहीं है। धान और गेहूं में 30 मिनट के भीतर भीतर, रोजेसी, लेग्युमिनेसी, सोलेनेसी में महीने में समाप्त हो जाती है। इनकी जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? तापमान और आर्द्रता पर ये निर्भर करते हैं। क्या हम परागकणों को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम परागकणों को 15-20 साल तक स्टोर कर सकते हैं? परागकणों को जरा सोचिए। जब हम पैसों को स्टोर कर सकते हैं बैंकों में तो परागकण को भी तो स्टोर कर सकते हैं बैंकों में। ऐसे बैंक को हम क्या बोलेंगे सर? पराग बैंक बोलेंगे। अब पराग बैंक में हम कैसे स्टोर करेंगे? तो याद करिए किसी कोशिका को अगर मैं निष्क्रिय अवस्था में भेज दूं, किसी कोशिका को अगर निष्क्रिय अवस्था में भेज दूं, G0 अवस्था में भेज दूं, तो क्या वो कोशिका मर जाती है? क्या वो कोशिका मर जाती है? क्या वो कोशिका खत्म हो जाती है? नहीं ना, जिंदा रहती है। उपापचय रूप से सक्रिय है लेकिन विभाजन के रूप से निष्क्रिय है। तो ऐसी निष्क्रिय अवस्था को हमने क्या बोला था? G0। तो हम पराग बैंक के अंदर परागकणों को निष्क्रिय अवस्था में डाल देते हैं। कैसे? टेम्परेचर देकर। कितना? -196 डिग्री टेम्परेचर। अब सर इतना कम टेम्परेचर हम कैसे दे? लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से। तो तरल नाइट्रोजन जो होती है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, जो आजकल आपने ट्रेंड्स में देखा होगा, कई बार कई लोग आइसक्रीम खाते हैं, उस आइसक्रीम पर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं तो वहां से क्या निकलते? फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं सा निकलता है। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है इतनी ठंडी होती है कि वायु के संपर्क में आते ही भाप बन जाती है। तो तरल नाइट्रोजन जो होती है जिसमें टेम्परेचर जो होता है उसका कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना टेम्परेचर अगर आप देते हो, ये देने के लिए आपको तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देते ही कोशिकाएं जो है निष्क्रिय अवस्था में चली जाएंगी, और निष्क्रिय अवस्था में चली जाएंगी तो हम उन परागकणों को लंबे समय तक क्या कर लेंगे? संग्रहित कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होएगा? जरा खुद सोचिए। आपने परागकणों को स्टोर कर लिया है, आपने परागकणों को स्टोर, कोई अच्छी किस्म का पादप था जिसके अच्छे लक्षण थे, आपने उसके परागकणों को स्टोर कर लिया है, तो अगली जो पीढ़ी आएगी क्या वो बेहतरीन पीढ़ी होगी या नहीं होगी? हाँ सर, बिल्कुल होगी। तो जरा सोचिए, पराग बैंक के क्या क्या फायदे हैं? ऐसी प्रजाति के पादप ऐसा पादप जो विलुप्ति की कगार पर है, जरा सोचिए, अगर वो विलुप्ति की कगार पर है, हम उसके परागकणों को स्टोर कर लेंगे तो क्या वो विलुप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर पराग बैंक जो होते हैं ये वो जगह होती है जहां पर हम परागकणों को क्या करते हैं? सर, तरल नाइट्रोजन से भरपूर -196 डिग्री टेम्परेचर देकर उनको स्टोर कर लेते हैं। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जल्दी से कुछ क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, टाइम हो गया है, कल से स्टार्ट करेंगे स्त्री के सर, फटाफट आंसर करेंगे। अभी मैं कैसे खोलूं वंशिका? पोल नहीं है, आप फटाफट आंसर करते जाएंगे। परागकणों को तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित किया जाता है जिसका तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट,
कई प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और ब्रोंकियल तकलीफ का कारण बनते हैं, जिससे अक्सर क्रोनिक विकार हो जाता है, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। सर ये वात स्फीति क्या होता है? इसको हम एम्फिस्मा बोलते हैं। सर एम्फिस्मा क्या होती है बेटा? आपने अभी अभी जो पीछे फेफड़े पड़े थे, उन फेफड़ों के अंदर कहीं ना कहीं ये नलिकाएं आखिरी में जाकर कुछ संरचनाओं में ओपन होती है, जिनका नाम होता है कुपिका। इन कुपिकाओं से गैसेस का क्या होता है सर? एक्सचेंज होता है। अगर मैं धूम्रपान करूंगा तो मेरे अंदर क्या जाएगा? धुआं। वो धुआं मेरे फेफड़ों में जमता जाएगा, इन कुपिकाओं में जमता जाएगा, टार के रूप में जमता जाएगा। तब आप मुझे बताइए, क्या श्वसन का क्षेत्रफल कम हो जाएगा? गैसों का आदान प्रदान कम हो जाएगा? इस रोग को क्या कहा जाता है? इस रोग को हम वात स्फीति एम्फिस्मा बोलते हैं, जिसका मेन कारण धूम्रपान होता है। याद रखना, ये बाद में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर नेक्स्ट जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है? यस बेटा, स्पर्म को भी। अच्छा, एक और चीज, वो जो -196 डिग्री पर हम लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से परागकण को संरक्षित कर रहे थे, हम स्पर्म को भी संरक्षित कर सकते हैं, हम बीज को भी संरक्षित कर सकते हैं। वीर्य, स्पर्म किसमें होता है? वीर्य में। सीमन को संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, निम्न तापी संरक्षण कहा जाता है। पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। कुछ हद तक परागकणों की व्यवहारिकता प्रचलित तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। हाँ जी, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सोलेनेसी परिवार के परागकणों की व्यवहारिकता कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है। नहीं जी, सोलेनेसी, लेग्युमिनेसी और रोजेसी में कुछ मिनटों की नहीं थी, कुछ महीनों की थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। चलिए जी, फटाफट आंसर करेंगे। पराग की गोलियां बाजार में निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। किस चीज के लिए उपलब्ध है? किस चीज के लिए उपलब्ध है? फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। और आंसर करेंगे तो जरा कमेंट्स भी देख लीजिए। आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि सर हमारा आंसर का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ इसी तरीके से भागते हैं आप। एक बच्चे का कमेंट देखना, दिख रहा है आपको? नहीं ना, भाग रहा है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो दिखाई दे रहा है उसको रोक देता हूं, रोक कर इस तरीके से देखता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अब इसमें कई बच्चों का कमेंट छूट सकता है ना बेटा। तो पराग की गोलियां बाजार में निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। किस लिए उपलब्ध है? पूरक भोजन, भोजन के लिए उपलब्ध है, एज ए भोजनीय पदार्थ के लिए उपलब्ध है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, फूड की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जब फूड नहीं खाओगे तो इन गोलियों का इस्तेमाल कर लो, पोषणीय पदार्थ मिल जाते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर क्या बताएंगे? परागकण तापमान और सूखने की चरम सीमा को झेलने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनकी एंजाइम निम्न से बनी होती है। तापमान को झेल रहे, सूखे को झेल रहे, अम्ल को झेल रहे, क्षार को झेल रहे। उनकी एंजाइम में क्या पाया जा रहा था सर? कठोरतम पदार्थ क्या पाया जा रहा था? स्पोरोपोलिन पाया जा रहा था। चलिए जी, नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम मादा प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। ये मादा प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, उससे पहले यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं बेटा। ये जो प्रक्रिया जो होती है, तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री पर जब हम किसी चीज को संरक्षित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, निम्न तापी संरक्षण कहा जाता है। हिंदी में क्रायो, इंग्लिश में क्रायो प्रिजर्वेशन, और क्रायो प्रिजर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्न तापी संरक्षण। ठीक है जी, ओके डन। चले सर, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में मेन डिफरेंस किस चीज का होता है बेटा? सेल वॉल का होता है। पढ़ाया तो है आपको। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन भी होता है और आपका लिपोपॉलीसेकेराइड्स होती है। मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? सेल वॉल का। सर पिछले साल का बैच, आप पिछले साल के बैच को देखने के लिए जहां पर आप अपने लाइव लेक्चर देखते हैं, उसी लाइव लेक्चर में, जैसे आज का लेक्चर आप देखोगे बाद में, उसी लाइव लेक्चर के नीचे देखना कंसेप्ट वीडियो होएगा। उसी कंसेप्ट वीडियो में आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे।
ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कल से स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी नेक्स्ट। डीपीपी डाल दी है मैंने, चेकआउट कर ली, आप इसके क्वेश्चंस करिएगा। बाय बच्चों।